नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में और मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। आज हमारे साथ मौजूद है संजय मिश्रा जी, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं और आज हम इनसे कुछ बात करेंगे तमाम मुद्दों पे जो इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। तो सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव से। आप जानते होंगे इस समय हर जगह, किसी भी मीडिया चैनल पे देख लीजिए, न्यूज़पेपर में देख लीजिए, हर जगह यही है कि किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है, एनडीए की क्या है, इंडिया गठबंधन की क्या है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां हैं और चुनाव होगा तो स्वाभाविक रूप से कि वो अपनी रणनीति बनाएंगी और जनता के बीच हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट जनता से ले सकें, उसके लिए वो लोग प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूँ कि उनका धर्म भी है, एक राजनीतिक दल होने के नाते उन्हें रणनीति बनानी भी चाहिए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मूलभूत जो मुद्दे हैं देश के, वो छुप जा रहे हैं। बस खास करके यदि हम देखें 2014 के बाद की जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं, उस इलेक्शन को हम यदि गौर से देखें तो 14 में बीजेपी ने उन मुद्दों को ठीक से ज़ोर शोर से उठाया था। चाहे नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, सबकी बात उन्होंने किया था। मनमोहन सिंह को खूब कोसा था उन्होंने। लेकिन 5 साल शासन करने के बाद यदि हम देखें कि 19 के चुनाव उन्होंने धर्म के आधार पर लड़ा और इस बार भी इनकी पूरी तैयारी है कि धर्म के आधार पर लड़ेंगे। जहाँ तक कांग्रेस की एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर कर आना चाहिए, जो कि स्थिति सामने नहीं आ पा रही है, जहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने रणनीति में मार खा रही होगी। लेकिन जहाँ तक आम आदमी पार्टी की हम यदि बात करें तो 2013 से लेकर अब तक पार्टी अपने मुद्दे से हिली नहीं है। जिस चीज़ को लेकर के पार्टी का निर्माण हुआ, मैं समझता हूँ कि आज भी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी और पार्टी के सभी लोग जनता के मुद्दों के प्रति समर्पित हैं। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, सुविधा देने का बात हो, यानी जो जनहित के मुद्दे हैं उस पे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व की सरकार काम करती हुई नज़र आ रही है। सर, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जैसे कि आपने अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र किया, तो इस समय हाल ही में स्थिति ये बनी हुई है कि वो लगातार आके मीडिया में ये बात कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी साजिश रच रही है उनको गलत तरीके से गिरफ्तार करने की, ताकि दिल्ली में भी बीजेपी खुद आ सके और आम आदमी पार्टी को साफ कर सके। बिल्कुल, उनको प्रयास करना भी चाहिए और मैं समझता हूँ कि बीजेपी फिर यहाँ पे भी अपने राजनीतिक धर्म का पालन कर रही है। लेकिन राजनीतिक धर्म का पालन करते करते धर्म को ही गायब कर दिया इन्होंने राजनीति से। मैं समझता हूँ कि आप लड़िए, लेकिन अब आपका सवाल है और सपोज वो सवाल का जवाब दे मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहूँ कि आपकी पत्रकारिता गलत है। जिस तरह के अटैक किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पे, इसका धार तब तेज हुआ जब अरविंद केजरीवाल पंजाब में सरकार बना लेते हैं। इसका धार और तेज तब हुआ जब ये गुजरात में जाकर 14% वोट ले लेते हैं। ये धार और तब तेज होता है जब मध्य प्रदेश में इनका मेयर बन जाता है। और प्रत्येक राज्यों में आज यदि हम देखें तो कहीं पे कोई पार्षद, प्रधान, कहीं ना कहीं लोग बैठे हुए हैं। 300 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतती है। अब इसके लिए क्या करें हम? तो भारतीय जनता पार्टी को आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी को डर कांग्रेस से नहीं है। उनको अरविंद केजरीवाल के नीतियों में और जनता के प्रति जो विश्वास बढ़ा अरविंद केजरीवाल के अंदर, जो जनाधार बढ़ा अरविंद केजरीवाल का जनता में, उससे दहशत पैदा हो गया, जिसके कारण ये षड्यंत्र किए जा रहे हैं। उसका शिकार मनीष सिसोदिया जी हैं, उसके शिकार संजय सिंह हैं, उसके शिकार सत्येंद्र जैन हैं। और अब यानी पार्टी को ही इतना बदनाम कर दो तो जनता सब समझती है, जनता बहुत चालाक है। तो और मोदी जी, मैं समझता हूँ कि इसमें फेल हैं और वो जानते भी हैं कि हम यहाँ कुछ पाएंगे नहीं, लेकिन प्रयास तो जारी रखना है। जी, आपने काफ़ी अच्छी बात कही, लेकिन एक सवाल और ये उठता है कि बीजेपी एक बात को लेकर और घेरती है आम आदमी पार्टी को कि जो उनको समन दिए जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के समन हो गए हैं, तो वो कहते कि आप आते क्यों नहीं हैं। और जब कोर्ट की बात आई तो उसके बाद जब कोर्ट की तारीख आई तो तब भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। तो वो कहते क्या डर है ये केजरीवाल जी का कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कि वो गुनहगार साबित हो जाएंगे, या कोई और बात है? नहीं, ये बड़ा ही मीडिया की तरफ से जब ये सवाल आता है तो मुझे हंसी आती है।
और हंसी इसलिए आती है कि एक बार कोई नरेंद्र मोदी जी से ये तो पूछे कि मनीष सिसोदिया पे आरोप क्या है, और यदि आरोप है, जनता को आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो 2 साल से जांच चल रहा है जिस केस में, आज तक ईडी और सीबीआई जो देश की सबसे ईमानदार सबसे बड़ी संस्था है, जांच एजेंसी है, वो आज तक ये नहीं बता पा रही कि ये पैसा आया कहाँ से और गया कहाँ। आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, और आप बेल इसलिए रोक रहे हैं कि मनीष सिसोदिया एक बड़े लीडर हैं, बाहर जाएंगे तो साक्ष्य खत्म कर देंगे। आखिर वो कौन सा साक्ष्य खत्म कर देंगे जो आप आज तक ढूंढ नहीं पाए हैं। ठीक है, सवाल में खुद ईडी घिर रही है, सवाल में सीबीआई घिर रही है, सवाल में सरकार घिर रही है, लेकिन गठबंधन तो गठबंधन है, और सरकार का और ईडी और सीबीआई का गठबंधन इतना मजबूत है कि अभी इसको हिलाना मुश्किल है। और यही कारण है कि विपक्ष में सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं, के कविता को आप देख लीजिए, हेमंत सोरेन को देख लीजिए, एक मुख्यमंत्री को उठा के आप बंद कर देते हैं। अरे भाई, आप केस चलाइए ना, ट्रायल में जाने दीजिए, आप विवेचना करिए, ट्रायल में भेजिए। ट्रायल में यदि हेमंत सोरेन यदि बेईमान साबित होते हैं, चोर साबित होते हैं, उनको सजा दीजिए। बिल्कुल आप ट्रायल चलाइए। यदि मनीष सिसोदिया के बारे में आपने सुप्रीम कोर्ट का जज का एक आपने कमेंट आपको याद होगा शायद, कि ईडी के वकील से वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रायल में जाते 2 मिनट में ये केस गिर जाएगा, ये टिकेगा नहीं। फिर भी आंख नहीं खुल रही है। फिर भी ये सवाल यदि पूछे जाएं कि भाई बेल क्यों नहीं मिल रहा है मनीष सिसोदिया को, तो भाई आपने कानून ही ऐसे बना रखे हैं जो कानून अपराधियों के लिए बने थे, जो कानून अपराधियों के लिए बने थे, देशद्रोहियों के लिए बने थे। अब देश के राजनेताओं पे यदि उसका उपयोग करोगे, प्रयोग करोगे, तो मैं समझता हूँ देश माफ़ तो नहीं करेगा। ये बेईमानी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और था मेरा संजय जी आपसे, कि हाल ही में हमने एक और मुद्दा चर्चा में बहुत देखा था, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने और आतिशी जी हो गई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही थी कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है बीजेपी द्वारा, के 20 करोड़ के आसपास के 25 करोड़ के आसपास की धनराशि का उसमें बात की गई थी, और 7 विधायकों के आसपास की वहाँ पर बात की गई थी कि उनको तोड़ के एनडीए में और बीजेपी में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये विधायक टूट जाते तो अरविंद केजरीवाल को नोटिस नहीं आती। मकसद वही है, रास्ते सभी अपनाए जा रहे हैं। आप ये देखिए गौर से, महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ दिया गया क्योंकि वो उनके साथ छोड़ चुके थे। अब बिहार में जाइए, लोजपा को तोड़ दिया गया। अब पंजाब में अकाली दल के हालात को देख लीजिए। इनके साथ जो गठबंधन में लोग रहे हैं, उनकी आज स्थिति क्या है? स्थिति यही है कि उन्हें तोड़ दिया गया। जो पशुपति नाथ पारस इनके साथ आते हैं, उन्हें मंत्री बनाया जाता है। आज चुनाव आते ही फिर बीजेपी भतीजे के साथ नजर आती है और चाचा को छोड़ देती है। आज हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी की कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं, सिर्फ सत्ता चाहिए। और सत्ता हासिल करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, जो बन पाए उसे करो, इसे ये चूकेंगे नहीं। इसलिए मैं बार बार जनता से कहता हूँ, इस चुनाव के अंदर मैं समझता हूँ कि किसी नेशनल चैनल पे मैंने कल कहा था कि यदि बीजेपी में दम है तो बात करें महंगाई की, बात करें बेरोजगारी की, बात करें शिक्षा की, बात करें स्वास्थ्य की, किस मुंह से बात करेंगे? जो ये ढोल पीट करके योजना लेकर के आए, आयुष्मान भारत योजना, उसके अंदर सीएजी की रिपोर्ट कहता है कि घोटाले हुए हैं। और घोटाले इतने हुए जिसको क्या किया इन्होंने, सीएजी के रिपोर्ट को पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि कूड़े के ढेर में डाल दिया गया। ये पहली बार हुआ है। सीएजी जैसे को भी इन्होंने यदि ख़त्म कर दिया तो फिर देश में लोकतंत्र बचता क्या है, ये जनता को सोचना चाहिए और आप लोगों को जनता को बताना चाहिए कि यदि ये सरकार नहीं बदली गई तो बाकी को क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे नहीं पता, आम जनमानस को बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। इनका षड्यंत्र है। कहाँ तो तय था विकसित भारत बनाने का। आज हमारे प्रधानमंत्री जी सदन में यदि सीना ठोक के ये कहते हैं कि हम 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं, ये शर्म की बात है देश के लिए भी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी कि 10 साल के बाद आकर के आप 5 किलो राशन पे देश को आप लेकर आते हैं और आप कहते हैं कि हम विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं।
तो मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे लोग आपके इस नीति में फंसने वाले नहीं हैं और जनता धीरे धीरे समझ चुकी है। और यदि आप कभी बाहर जाएं, गाँव में इनका कुछ, जब ये राम के सहारे हुए, मंदिर बना, मेरे से किसी मीडिया ने कहा आपको मंदिर से आपत्ति क्यों है? मैंने कहा मुझे मंदिर से आपत्ति नहीं है, मंदिर तो मेरे घर में है, मंदिर मेरे दिल में है। हम तो इंसान में भगवान ढूंढते हैं, और जहाँ इंसान में भगवान ढूंढने की प्रवृत्ति हो, वहाँ यदि ये कह दिया जाए कि तुम पत्थर में भगवान ढूंढो, तो चलो ठीक है, मेरा आस्था का विषय हो सकता है, हम किसी की आस्था पे सवाल नहीं उठाते, लेकिन राम तो सभी के हैं। आप उसे वोट के बैंक क्यों बनाना चाहते हैं? सबसे बड़ी देश की जनता को भ्रमित करने की बात, जो जनता नहीं देखी है, जो नहीं जानती है, उस पर भरोसा किया जा रहा है। जो आज सामने हो रहा है, एक से एक करके संस्थाएं बेची जा रही हैं, ख़त्म किया जा रहा है, जनता को ये नहीं दिखाया जा रहा है। और देखिए, मैं मीडिया का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन आप समझिएगा कि मैं ये क्यों कहते कहते रुक रहा हूँ। हम कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारियों से चूक रहे हैं। ये जिम्मेदारी है, चौथा स्तंभ है आप लोग। देश में, देश की लोकतंत्र के प्रति आपकी बहुत बड़ी भागीदारी है, और मैं समझता हूँ कि इसे बनाए रखना। मैं ये नहीं कहता कि सारी मीडिया एक तरह से है, लेकिन मैक्सिमम का क्या हाल है। हम डिबेट में बैठकर देखते हैं कि जो मेरे जेहन में नहीं वो सवाल वहाँ पे चल रहा है, जो मेरे जेहन में नहीं है वो जवाब मेरा चल रहा है। कमज़ोर विपक्ष, मीडिया कहाँ में दिखाना, ये तो जनता तय करेगी कि विपक्ष कमज़ोर है या मजबूत है। तो लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, और ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसे देश की जनता को समझना होगा। ठीक है, ये आज नहीं समझेंगे, कल समझेंगे, लेकिन तब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत लेट हो जाएगा। जनता को जागरूक होना होगा, जनता को समझना होगा कि मोदी जी का कुचक्र क्या है और हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, सीट शेयरिंग फॉर्मूला, जिस पे एक समय पे बहुत ज़्यादा ध्यान भी दिया गया था कि आखिर क्या होगा इंडिया गठबंधन का ऐसा फॉर्मूला जिससे जीत की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। और इस समय अगर हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सीट शेयरिंग दिल्ली में जो हो रही है उसकी बात करें तो लगभग बराबर ही है, 4 और 3 का जो रेशो वहाँ पर बनता है। तो उस पर क्या कहेंगे, कितना वो लाभदायक साबित हो सकता है आपकी नज़रों में? देखिए, दिल्ली में गठबंधन है, लाभदायक है। मैं समझता हूँ यहाँ पे मेरे को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोकतंत्र की बात करते हैं। यहाँ पे यदि आप गौर से देखें तो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, नीतीश जी ने जो किया, जितनी भी दलें हैं जो इंडिया गठबंधन के लोग थे, चाहे शिवसेना हो, इन सभी लोगों को एक टेबल पे बैठकर सीट शेयरिंग करना चाहिए था। चाहे वो बंगाल से लेकर के जम्मू, कोई भी राज्य है, चाहे समझौता जिसे भी करना हो। मैंने बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को बोलता हूँ कि भाई अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में गठबंधन किया, बहुत ही सराहनीय है, लेकिन पंजाब में भी यदि आप मिलकर लड़ते, जो मैं समझता हूँ, हो सकता है कि पार्टी की एक रणनीति है और पार्टी कहीं और जा कर के वो अच्छा गेन कर रही हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यदि एक वोट भी प्लस होता है तो हम प्लस ही होते हैं। माइनस तो तब होते हैं कि जब हम आपको अपने से अलग कर देते हैं या आप हमको काट करके चलते हैं, तो माइनस होता है, लेकिन जुड़ने से तो प्लस ही होगा। और यदि प्लस होगा तो मैं समझता हूँ कि इंडिया कहीं ना कहीं कमज़ोर तो हुआ है, लेकिन जनता में मजबूती आई है। जनता ये कमज़ोर क्यों हुआ है, इसके पीछे ईडी और सीबीआई का बहुत बड़ा अहम रोल है। विपक्ष के घर का बेल बहुत जल्दी बचता है, लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो, कर्नाटका में येदियुरप्पा साहब हो, बीजेपी संस्कारी पार्टी, येदियुरप्पा साहब के ऊपर अभी क्या आरोप लगा है 4 दिन पहले, मालूम है आपको? नहीं मालूम? पता करिएगा। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है देश में? इनके मैक्सिमम विधायक किस केस में जेल में हैं? घोटाले। कुछ भी बचा नहीं है इनसे, और मैं समझता हूं कि ये देश की जनता इस चीज़ को बेहतर समझ रही है। मैं ये नहीं कहता कि
जनता को समझ नहीं है, जनता को बहुत समझ है। जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को वो चीज़ नहीं दिखाया जा रहा है जो दिखाना चाहिए, दिखाया वो जा रहा है जो नहीं दिखाना चाहिए। अच्छा, आपने जनता की बात करी संजय जी, तो हम जनता में जाके भी ना लोगों से बात करते हैं। कोई भी एरिया हो गया दिल्ली का, हम दिल्ली से बाहर भी कोशिश करते हैं, तो जनता में हमने बात करी, तो जनता से बातचीत के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें उनके द्वारा सामने आई जो हमें लगता है कि हमें आप तक पहुंचानी चाहिए। जिसमें से एक ये था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल, उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है कि इंडिया गठबंधन तब से कमज़ोर हुआ है जब से नीतीश कुमार जी गए हैं। और दूसरी चीज़ ये थी कि दिल्ली पुलिस पे एक बड़ा आरोप लगा था, एक व्यक्ति द्वारा उसने लगाया था कि हमारी दुकान है मैडम, और हमारी दुकान में पुलिस वाले आके हफ्ता वसूली करते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे, इन दो चीज़ों पे सिर्फ? देखिए, मैं जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है कि मैं बिहार से आता हूँ। हाँ। और पॉलिटिक्स के अंदर, भारतीय राजनीति के अंदर बिहार का एक अहम रोल है, एक अलग ही दिखता है। बिहार की धरती से आपको बड़े बड़े लीडर्स मिले हैं, IAS हों, IPS हों, यानी हम उसे नकार नहीं सकते। नीतीश कुमार जी किन कारणों से वापस हुए ये तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो कुछ भी हुआ, जो घटनाक्रम हुई, वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, कि वो इंडिया को फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं जहाँ देखा, मैं जो देख रहा हूँ, उसके बाद की जो फीडबैक हैं कि बिहार में इसका इफेक्ट उल्टा पड़ा है। कारण हुआ कि जनता के दिमाग में एक बात बैठती चली गई कि आज मैं कभी पक्ष और कभी विपक्ष की बात करता हूँ, भरोसेमंद नहीं है। और नीतीश कुमार जी का मैं खुद तारीफ़ करता हूँ, ही इज़ ए वेरी ऑनेस्ट लीडर। लेकिन आपको यहाँ आके क्या हो जाता है, एक बार डिसाइड करिए कि आपको A टीम में रहना है या B टीम में रहना है, और जिसके साथ रहिए ऑनेस्टी से खेल खेलिए। लेकिन वहाँ पे NDA को इसका नुकसान है, कुछ प्लस नहीं होने जा रहा। दूसरी तरफ तेजस्वी की राजनीति को लोगों ने स्वीकार किया है। जो तेजस्वी के सत्ता में आने के बाद, चाहे वो नेतृत्व नीतीश कुमार जी की थी, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे लोगों को नौकरी दी गई है और जिस तरह से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तेजस्वी का, इसलिए बीजेपी को वहाँ पे घाटा होगा, यानी NDA को नुकसान होगा, इंडिया को वहाँ पे बेनिफिट होगा। दूसरा सवाल आपने पूछा था दिल्ली का। दिल्ली पुलिस पे इल्ज़ाम लगाया है एक व्यक्ति ने कि उस व्यक्ति की दुकान थी चांदनी चौक मार्केट में, और वो कह रहे थे कि मेरे से आके दिल्ली पुलिस हफ्ता वसूली करती है। कह रहा है अगर मैं कोई रेडी पटरी वाला हूँ तो मैं समझ सकता हूँ 1% के मेरे को कुछ ऐसा फाइन देना पड़ेगा। कह रहा मेरी लीगल दुकान है, लीगल तरीके से मैं अपना दुकान चला रहा हूँ, तब भी दिल्ली पुलिस आके मुझसे हफ्ता वसूल रही है। तो ये कैसी बात हुई? सरकार इस पर क्यों नहीं कुछ कर रही है? ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है, दिल्ली की पुलिस सरकार का एक अंग है। जब देश की सरकार चंदा उगाही कर रही है तो पुलिस के ऊपर आरोप लगा करके सरकार की बेइज्जती करवाना ठीक नहीं है। अभी चंदा का आरोप जो लगा है बहुत गंभीर आरोप है, लेकिन देखिए कैसे इसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बातों को भी अवॉइड करने का प्रयास SBI कर रहा है, घुमा रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि कानून में भरोसा तो आपको रखना पड़ेगा। आंकड़े सार्वजनिक कहाँ हुए हैं? बिल्कुल, उन्होंने किया है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई आप ट्रांजैक्शन का नंबर दे दीजिए, नहीं दे सकते चेक नंबर दे दीजिए, तो चीज़ें तो कैश में गेम हुआ है सारा। तो जब आप खेल खेलती हैं ना, तो एक खिलाड़ी को उस खेल में लीन हो जाना चाहिए। आप पत्रकारिता में हैं तो पत्रकारिता में आप कहाँ से किस तरह की चीज़ों को निकाल कर बाहर ला करके और जनता तक आप डिलीवर करेंगी, वो आपका कंप्लीट पत्रकारिता है। आपने कुछ निकाल लिया और अपने तक दबा लिया, वो पत्रकारिता नहीं है। आपने सूचना ली और जो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक आपने पहुँचाया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार खेल में लीन है। चंदा, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार और देश की जनता को नकारने में लिप्त हो चुकी है। इसलिए पुलिस तो एक अंग है और ये हर जगह है देश में, कहीं की पुलिस पाक साफ नहीं है। ये काम करते हैं, समाज के लोग हैं, लेकिन जब पूरी समाज में कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें व्याप्त है तो पुलिस भी तो हमारे समाज की अंग है, वो जाने वाली नहीं है। लेकिन जो छूट मिल रही है अभी, यदि मैं खुद करप्ट हूँ तो स्वाभाविक है मैं उस करप्शन पे बात तो नहीं कर सकता, तो उसके फ़ायदे लोग उठाते हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्य है। ये आरोप पहली बार नहीं लगा है, पुलिस पे आरोप लगते रहते हैं और इसे समझता हूँ कि पुलिस को बचना चाहिए। जो उनके परिश्रम है
वो बेकार चले जाते हैं इस तरह के आरोपों के बाद में। लेकिन पुलिस के जो पुलिस से जो सेवा मिलती है समाज को, हम उसे नकार नहीं सकते हैं। उनका मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ, सम्मान करता हूँ पुलिस को, लेकिन इस तरह के लोगों को भी बचना चाहिए जो पुलिस को बदनाम कर देते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सच्ची खबर में। नमस्कार।